नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दोस्तों, क्या राहुल गांधी का ही एजेंडा चल रहा है? राहुल गांधी एजेंडा सेट करने लगे हैं और आखिरकार किसी पत्रकार से किस नेता ने यह कह दिया था, कांग्रेस के नेता ने, कि अगर हम 2-3 संसद के सत्रों में ये नैरेटिव सेट कर जाएं कि सरकार बैकफुट पर है, तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पे चली जाएगी, जनता जनार्दन के बीच में भी। दूसरी तरफ कांग्रेस सिर्फ नैरेटिव नहीं सेट कर रही है, बल्कि इस्तीफों की लिस्ट जारी करते हुए कांग्रेस की एक तेज तर्रार प्रवक्ता, उन्होंने ऐसा लगा जैसे बकायदा मोदी जी के मंत्री को दौड़ा दिया। और मोदी जी के मंत्री जी इस समय कर क्या रहे हैं? तो बड़ी बेशर्मी के साथ गोदी मीडिया के बेशर्म एंकरों के साथ इंटरव्यू खेल रहे हैं। सारी चर्चा जरा विस्तार से करेंगे। सबसे पहले जरा संतोष जी को जोड़ लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है संतोष भाई। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्न भाई, और द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार जी। जरा कुछ चीजें हैं दिखाने को, ले आइए, जरा हेडलाइन लेकर के आइए। जनसत्ता ने तो छाप दिया बकायदा। यूएस से ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल, नरवणे की किताब, एजेंडा सेट करते रहे राहुल गांधी, संसद में बैकफुट पर मोदी सरकार। नीचे क्या लिखा है? संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ ज्यादा आक्रामक नजर आए हैं और उन्होंने जो मुद्दे उठाए उन्हें काउंटर करने में मोदी सरकार और बीजेपी बैकफुट पर नजर आई। सरकार के रणनीतिक तौर पर पिछड़ने का राहुल गांधी और कांग्रेस ने संसद में खूब राजनीतिक फायदा भी उठाया है। हटाइए। अब क्या चल रहा है भाई? 13 फरवरी यानी कल की तारीख, और संसद स्थगित कर दी गई। अब 9 मार्च को फिर से संसद बैठेगी, लेकिन इस बीच में क्या कांग्रेस शांत रहेगी? ले आइए जरा एक एक करके, 2 ट्वीट हैं आपके पास, दिखाइए जरा कांग्रेस क्या कर रही है। वो पोस्टर लेकर के आइए जो कांग्रेस ने जारी किया है। राहुल गांधी के सवालों से पहले सन्नाटा। बीजेपी मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जेफरी एप्स्टीन से कभी नहीं मिला, यह बयान था बकायदा हरदीप पुरी का। ठीक है, कुछ बार मिला था, यह बाद में बयान बदला। एक दोषी यौन अपराधी को मिस्टर एप्स्टीन कहकर संबोधित किया, यह पहले था, राहुल गांधी के सवालों से पहले जो सन्नाटा था। राहुल गांधी ने संसद में मुद्दा उठाया तो कैसे डिफेंस मोड ऑन हुआ है वो देखिए। उसके और उसके सर्कल की मौज मस्ती पर मजाक किया, कहा उसने एक नाबालिग के साथ संबंध रखने की बात कबूली थी, बस। क्यों मोदी और उनके मंत्रियों के नाम एप्स्टीन के साथ जुड़े हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और सुप्रिया श्रीनेत ने तो बकायदा एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, वो आपको अभी दिखाएंगे, इस्तीफों की एक लिस्ट आपको दिखाएंगे। उससे पहले संतोष भाई की तरफ चलेंगे, लेकिन संतोष भाई की तरफ चलने से पहले एक और आरजी है देश में। अब ये कौन से आरजी हैं? तो इंडिया टुडे ग्रुप के एक पत्रकार हैं, टीवी टुडे के, राहुल गौतम, कांग्रेस को कवर करते हैं। क्या लिखा उन्होंने, क्या खुलासा किया, जरा ले आइए, राहुल का ट्वीट लेकर के आइए। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था कि सिर्फ 3-4 संसद सत्रों में अगर हम सरकार से नैरेटिव बनाने में जीत जाए तो मोदी सरकार की छवि खंडित हो जाएगी। आज उसी नेता का कथन है कि हम पिछले 2 सत्रों में इस मिशन में कामयाब हो चुके हैं, बाकी नेता लोगों का क्या है, आखिरी फैसला तो जनता ही करती है। हटा दीजिए और यहीं से सीधे संतोष भाई की तरफ चलेंगे, उसके बाद फिर आपको सुप्रिया श्रीनेत वाली वो इस्तीफों की लिस्ट आगे दिखाएंगे। संतोष भाई, जनसत्ता भी छाप रहा है और राहुल बहुत लंबे समय से कांग्रेस को कवर करते हैं, वो भी ये लिख रहे हैं। और सिर्फ राहुल या जनसत्ता की बात नहीं है, पूरा देश लगातार ये देखता रहा कि इस बार मोदी जी के पसीने तो छूटे हैं। भाई मोदी जी लोकसभा से भागे तो हैं, और पूरा का पूरा नैरेटिव वही था जो कांग्रेस चाहती थी। कांग्रेस को ही काउंटर करने में लगे रहे इस बार मोदी जी और उनके तमाम मंत्री। क्या वाकई में ये राहुल गांधी की बड़ी जीत है आज की तारीख में? देखिए स्वप्न भाई, मैं इसको लोकतंत्र की जीत कहूंगा,
क्योंकि मैंने संसद सत्र लंबे समय से कवर किया है और संसद के सत्र में अगर विपक्ष सरकार से दबा हुआ नजर आए तो वो लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक होता है, और अगर विपक्ष सरकार पर हावी होता हुआ नजर आए तो वो ये बताता है कि आपकी डेमोक्रेसी, आपकी लोकतंत्र जो है वो जीवित है। तो ये वो राहुल फंक्शनल। गांधी की जीत से ज्यादा मैं लोकतंत्र की जीत कहूंगा। लेकिन दो तीन चीजें मैं यहां पर स्पष्ट तौर पर कहूंगा। जितने नाम इस दुनिया में आए हैं, बहुत सारे नाम सुप्रिया सेनेट ने अपने पोस्ट में शेयर किए हैं। कई देशों में राजशाही है, कई देशों में राजशाही प्लस डेमोक्रेसी है। अब नॉर्वे में राजशाही भी है, डेमोक्रेसी भी है, वहां राज परिवार के लोगों का नाम सामने आया, हलचल मची हुई है, और वहां के पूर्व प्रधानमंत्री का जो नाम सामने आया उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई। तो इस्तीफे हो रहे हैं, जांच शुरू हो गई है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर प्रेशर पड़ रहा है, और मुझे पता नहीं कि कितने दिन तक वो बचे रह पाएंगे। मतलब ये दुनिया भर में एक तरह का गुस्सा फैल रहा है, क्योंकि एप्स्टीन आदमी नहीं दरिंदा, मैं सीधे कह रहा हूं। एक दरिंदे के साथ आपका किसी भी तरह का संबंध हो और जब उसका मामला सामने आ गया उसके बाद आप कॉफी पीने जाएं और फिर उसको जस्टिफाई करते ठहराते हुए नजर आए, और आपके दोस्त की मीडिया के पत्रकार उसको पावर ब्रोकर कहते हुए नजर आए, तो अगर हैवान का साथ लेकर अगर आपको पावर ब्रोकर की जरूरत पड़ जाती है, तो माफ कीजिएगा, ये इस देश के 144 करोड़ भारतीयों का अपमान है। इस देश की दिवंगत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भी अपमान है। जब अमेरिका में हमारी एम्बेसी थी, उस समय हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी, तब आपको पावर ब्रोकर की जरूरत पड़ रही थी अमेरिका से संबंध सुधारने के लिए। अमेरिका से भारत के संबंध सुधारने थे कि अमेरिका से मोदी साहब को अपने संबंध सुधारने थे अपने दोस्त के लिए, ये बड़ा सवाल है। इस चीज को हमें सोचना होगा। अब आते हैं संसद के सत्र पर। इस बार का संसद का सत्र बहुत सारी चीजों के लिए याद रखा जाए, और मैं सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट की भाषा में बात करूं, भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, शायद कल होने वाला है, तो उस भाषा में बात करूं तो वीरेंद्र सहवाग की एक बड़ी अच्छी थ्योरी थी कि अगर आपने अपोनेंट टीम के मेन बॉलर के पहली ही गेंद पर छक्का मार दिया तो सामने वाली टीम पूरी की पूरी लड़खड़ाती हुई नजर आई। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जब बोलना शुरू किया, और जैसे ही उन्होंने देश के पूर्व आर्मी चीफ, जिनको मोदी सरकार ने आर्मी चीफ बनाया था, उन नरवणे साहब की किताब का जिक्र करना शुरू किया, तुरंत राजनाथ सिंह खड़े हुए, बार बार रोकते हुए नजर आए। अमित शाह को पूरी बात पता नहीं थी, क्योंकि जो वो हादसा, जिस घटना का जिक्र किए थे, उस समय मोदी ने कोई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक नहीं बुलाई थी। छोटे मोटे तौर पर अमित शाह को ये पता होगा कि हाँ ये मसला था, लेकिन राजनाथ सिंह का बार बार खड़ा होना, अमित शाह को लगा कि नहीं शायद कुछ गंभीर मसला है, शायद कुछ ऐसा है जो 1.5-2 साल से डोमेन में नहीं है, जबकि सब कुछ 1.5-2 साल से डोमेन में था, कारवा मैगजीन में छप चुका था। अमित शाह भी खड़े हुए, और उसके बाद अगर राहुल गांधी बोल देते, वो संसद के रिकॉर्ड में चला जाता, मामला हवा हवाई हो जाता, क्योंकि सब कुछ, मैं फिर से कह रहा हूं कि पिछले 1.5-2 साल से पब्लिक डोमेन में था, और संसद में जो मामला उठता है, संसद के रिकॉर्ड में जो दर्ज हो जाता है, माफ कीजिएगा, इस देश की जनता को फुर्सत नहीं है उन रिकॉर्डों को पढ़ने की। ये एक सच्चाई, भक्तों की एक अलग दुनिया है, और याददाश्त भी बहुत छोटी है। हाँ। तो राजनाथ सिंह क्यों बार बार उकसा रहे थे, और अमित शाह क्या राजनाथ सिंह के फेरे में फंस गए? आप एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर बाहर वाला मजबूत नजर आ रहा है और बाहर वाले के पास आपके अंदर की चीजें पहुंच रही है, तो कोई अंदर वाला ही, आप समझ लीजिए, नेता नेता होते हैं, हिसाब किताब सबको बराबर करना होता है। आप उनको ये कहोगे कि भैया नितिन नवीन की नई टीम बनने वाली है, आपको हम संसदीय बोर्ड से उसी तरह से निकाल देंगे जिस तरह से जेपी नड्डा साहब ने नितिन गडकरी को निकाला था, तो फिर करेंगे क्या वो? क्या करेंगे? और मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं, इस थ्योरी को ध्यान से देखिए, एक एक चीज को बता रहा हूं आपको। उसके बाद से अमित शाह पार्लियामेंट में नहीं आए, सदन जाते थे, बीच में 1-2 दिन बाहर गए, लेकिन अमित शाह को लग गया कि इसने तो फंसवा दिया, या दूसरे शब्दों में कहूं कि राजनाथ सिंह ने तो मरवा दिया। अब दूसरी चीज पे, एक एक चीज पे आई, आपने रोका, दोबारा से पब्लिक डोमेन में आया, और उस पब्लिक डोमेन में आने का नुकसान क्या राजनाथ को हुआ? नहीं हुआ। उसका नुकसान किसको हुआ? उसका नुकसान किसको हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी को हुआ, जो 56 इंच के सीने की बात करते थे, जो राष्ट्रवाद को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाते थे। मोदी की छवि वो टूटती हुई नजर आई, और फिर पूरे परिदृश्य से आपको अमित शाह गायब होते हुए नजर आए, एक बार भी प्रधानमंत्री को डिफेंड करने के लिए नहीं आए। अच्छा नहीं, एक चीज आपने कहा, कुछ याद आ रहा है, नहीं, इसको पूरा कर देता हूं, उस सवाल को जोड़ लीजिए, उसको जोड़िए। आपने कहा अमित शाह डिफेंड करने नहीं आए, शंकराचार्य वाला मुद्दा हुआ था गुजरात में जाके, तब भी ये भड़के थे अमित शाह साहब,
पता नहीं योगी अब जी पे भड़के थे मोदी जी पे। ये अमित शाह भी डिफेंस मोड इनका भी ऑन हो गया है क्या? कि नहीं, जो अब करना इसमें है आगे, कर लो। अब हाँ। आगे सुनिए क्या हुआ। पिछले 10-11 सालों में हम्म। बीजेपी में सोचने वाले नेताओं की कमी हो गई। हम्म। क्यों? क्योंकि रिमोट कंट्रोल से सब कुछ देखिए। ये उहापोह की स्थिति कैसी है? राहुल गांधी तो एग्रेसिव हो गए, लेकिन सरकार को जो व्यक्ति रिमोट कंट्रोल से चलाता था, जिसके दफ्तर से आदेश आया करते थे, जिसके दफ्तर से सब कुछ बताया जाता था, वो चुप हो गए। अब वो जैसे ही चुप हो गए, तो जिसको रिमोट कंट्रोल से आदेश लेने की आदत हो गई, वो तो सब हक्के बक्के रहे। और ये हमने देखा कि जब राहुल गांधी बजट पर बोलने के लिए खड़े हुए, एक सीनियर मंत्री सदन में मौजूद नहीं था स्वप्निल भाई। प्रधानमंत्री तो चलिए, हालांकि प्रधानमंत्री की परंपरा होती है कि विपक्ष के नेता अगर भाषण देते हैं तो प्रधानमंत्री को मौजूद रहना चाहिए, वो गायब थे। अमित शाह गायब थे, राजनाथ सिंह गायब थे, दिग्गज नेता मंत्री गायब थे। नितिन गडकरी कहाँ है, वो समझ में नहीं आ रहा आजकल। उस दिन क्या ब्लंडर हो गया। ये कांग्रेस की जो कांग्रेस की डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग है ना स्वप्निल भाई, वो काम करता है। नॉर्थ ईस्ट को हिमंता बिस्वा शर्मा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किससे गए हैं? कांग्रेस से गए। और उस दिन अगर सदन के स्पीकर की कुर्सी पर जगदंबिका पाल यानी पूर्व कांग्रेसी ना होते, तो किरण रिजिजू साहब ने तो काम बिल्कुल खराब कर ही दिया था। बंटवारा कर दिया था। ये भी हाँ। दर्शकों को बता देता हूँ। राहुल गांधी हम्म। बोलते चले, उन्होंने अनिल हम्म। अंबानी का नाम लिया, गौतम अडानी का नाम लिया, एपस्टीन फाइल्स का नाम लिया, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया, नरेंद्र मोदी का नाम लिया, और कुछ ग्रिप और एक और शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था कि वो पकड़ हम्म। लेना और दबाव में डाल देना, वो सब किया। हाँ, मार्शल अब आर्ट भाई, की क्लास देने लगे थे। हाँ, अब पूरे खड़े होते हुए किरण रिजिजू कह रहे नहीं, आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। अब हम्म। वो संसदीय कार्य मंत्री है, माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसे संसदीय कार्य मंत्री है कि पता नहीं संसद की नियमावली उन्होंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। राहुल गांधी ने तुरंत इस मामले को लपक लिया कि ठीक है, मैं ऑथेंटिकेट करने को तैयार हूं, और ऑथेंटिकेट हम्म। कर देते। क्योंकि वो सारे नाम जो उन्होंने लिए, एक के खिलाफ तो मुकदमा ही चल रहा है जिसका जिक्र उन्होंने किया, गौतम अडानी का। नहीं, बाकी राहुल के गांधी नाम, राहुल गांधी अपने घर से तो नहीं लेकर के आए थे ना पोथी पत्रा। नहीं नहीं, वही बता रहा हूँ। राहुल गांधी तो उसको वो बोल रहे हैं जो पब्लिक उसको डोमेन में अवेलेबल है। नहीं, उनका पब्लिक तो है डोमेन नहीं, नहीं। नहीं पब्लिक डोमेन ही हम्म। नहीं, अमेरिका के न्याय विभाग की सरकारी एक्चुअली। ऑफिशियल वेबसाइट पर है। वो तुरंत उसको हाँ, ऑथेंटिकेट करके डाल देते, और बिल्कुल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है। फिर वो संसद के रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाता कि एक हम्म। हैवान दरिंदे एप्स्टीन की फाइल में देश के प्रधानमंत्री का नाम था, उनके चहेते मंत्री का नाम था, और उनके हम्म। कारोबारी दोस्त का नाम था, जिनको उन्होंने बहुत बड़ा डिफेंस डील का ठेका एक तरह से दे दिया था। हम्म। अब किरण रिजिजू जानबूझकर कर रहे थे, या नियम भूल गए थे, या हड़बड़ाहट में, कई बार आप फंसे होते हैं ना, तो कई तरह की गलती हो जाती है। आपको लगता है बॉस टीवी पे देख रहे हैं, अब राहुल हम्म। गांधी को आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो बॉस टीवी पे देख रहे हैं, तो आपको लगा कि आगे बढ़कर हमें करना चाहिए। लेकिन जगदंबिका पाल पुराने सांसद है, पढ़ते लिखते हैं। जगदंबिका पाल को मरे किसी और चीज के लिए जानते हो कि यूपी में सरकार बदली है, 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री रहे, फिर वो पूर्व मुख्यमंत्री भी, उन पर लिखने पर रोक लगा दी गई, वो तमाम चीजें अलग बात थी। लेकिन वो पढ़ते लिखते बहुत है, हिंदी पर अच्छी हम्म। पकड़ है, अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ है, नियमों के वो समझ गए कि ये तो किरण रिजिजू खेल करवा रहे हैं। उन्होंने तुरंत कहा, नहीं नहीं राहुल जी, अभी इसको ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है, बाद में इसको चेयर देखेंगे, आपसे बाद नहीं में कह इसको रही है, करेंगे। नहीं चेयर हाँ, आपसे कही नहीं रही है। मंत्री चेयर जी कह आपसे रहे हैं, नहीं चेयर कह नहीं रही कह है, रही। चेयर नहीं कह रही है। और फिर उन्होंने हाँ। कहा कि बाद में देखेंगे, और यहां तक बोल गए कि नहीं, मंत्री जी जो कह रहे हैं जाने दीजिए, लेकिन चेयर आपको नहीं कह रहा ऑथेंटिकेट करने के लिए। और फिर उन तमाम नामों को धीरे से कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। तो क्या किरण हम्म। रिजिजू जानबूझकर कर रहे हैं? ये तमाम हम्म। चीजों को समझिए। और एपेस्टीन फाइल इस देश का, अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चरम पर आ गया। हम्म। पहली बॉल से राहुल गांधी ने सिक्स मारा, उसके बाद राहुल गांधी हावी होते हुए चले गए, मोदी फंसते हुए नजर आए, पूरी तरह से बेकाबू होते हुए नजर आए। हालत ये हो गई कि कोई उनको डिफेंड करने के लिए ना सदन के अंदर आ रहा था, ना सदन के बाहर आ रहा था। मंत्री जो हम्म। बयान दे रहे थे, उस बयानों में वो खुद फंसते हुए नजर आ रहे थे। अब पीयूष गोयल ने बयान दिया, उसी दौरान पीयूष गोयल ने बयान दिया, पीयूष गोयल ने कहा कि नहीं, राहुल गांधी गलत जानकारी दे रहे हैं। भाई, अगर बांग्लादेश कॉटन खरीदेगा अमेरिका से, तो उस पर टैरिफ कम है, अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर अब कम हो जाएगा। अब कोई भी होशो हवास में रहने वाला व्यक्ति तो ऐसा नहीं कह सकता। यानी पीयूष गोयल जितना बयान दे रहे हैं, जितना वीडियो जारी कर रहे हैं, जितने इंटरव्यू दे रहे हैं, वो फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आम बोलचाल की भाषा में समझाता हूँ। बांग्लादेश के साथ जो अमेरिका का समझौता हुआ कि बांग्लादेश कपास खरीदेगा, तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा अमेरिका में अपने कपड़ों को भेजने के लिए, टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए। हम्म। मंत्री जी ने कह दिया कि भैया खेला तो यही है। अब खेला हम्म। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। मतलब पीयूष गोयल ये कह रहे हैं कि अगर हम अमेरिका से कपास खरीदेंगे,
तो फिर हम पर 18% टैक्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट पर नहीं पड़ेगा। तो कपास अगर हम अमेरिका से खरीदेंगे तो हमारे देश के करोड़ों किसान जो कपास हाँ, कॉटन का उनका उत्पादन करते हैं महाराष्ट्र, क्या? कर्नाटक और अन्य राज्यों में, उन करोड़ों किसानों का क्या होगा? बर्बाद। ठीक बात है। और अगर आप उन किसानों से कपास खरीद के टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अपने ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देते हैं, तो फिर आपके जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट आप करोगे उस पर 18% टैक्स लगेगा, यानी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद। हम्म। अच्छा, दूसरी बात और, बांग्लादेश के साथ समझौता हो गया कि भाई वो कपास अमेरिका से लेगा, तो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो बंद। ये आम हम्म। बोलचाल की भाषा में है। तो मोदी साहब के मंत्री, बिल्कुल आपने सही कहा, जितने बोल रहे हैं उतने ही वो मोदी की गर्दन को फंसा रहे हैं। आप कहेंगे मंत्री क्यों नहीं फंस रहे हैं? अरे मंत्रियों को जानता कौन है भाई? पिछले 11 साल ठीक में ये बात। सरकार सिर्फ मोदी मोदी, ट्रेनों को झंडी तो मोदी दिखा रहे हैं, हर जगह तो मोदी नजर आ रहे हैं। तो मंत्रियों को हाँ, जानता कौन है? गर्दन मोदी की फंस रही है और किसी की नहीं फंस रही है। ठीक बात है, गर्दन मोदी जी की फंस रही है। अब जरा बेशर्मी जो होती है ना, खुल करके जिसको बेशर्मी कहते हैं, वो सरकार कैसे कर रही है। ले आइए जरा सुप्रिया सिन्हा का भी ट्वीट लेकर के आ जाइए। एप्स्टीन से संबंध रखने वाले मोदी के मंत्री हरदीप पुरी गोदी गद्धों को इंटरव्यू दे रहे हैं, बेशर्म गोदियों को इंटरव्यू दे रहे हैं, ये लिखना चाहिए था सुप्रिया को। और ये मलाल कर रहे हैं कि कुछ किया होता तो बताता, मैं तो इसी में फंसा रह गया। लेकिन दुनिया इस दरिंदगी पर मोदी जी की तरह आंख मूंदे और चुप नहीं बैठी है। दुनिया भर में एप्स्टीन फाइलों में नाम आने के बाद कई नामचीन लोगों को अपना पद छोड़ना पड़ा। और अब ये लिस्ट देखते जाइए, लंबी लिस्ट है। पहला नाम सुल्तान अहमद बिन सुलेम, यूएई। सरकार ने डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन और सीईओ को एप्स्टीन से संबंधों के कारण हटा दिया। कैथरीन रूमलर, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, गोल्डमैन सैक्स की टॉप वकील जिन्होंने एप्स्टीन को अंकल कहा था, इस्तीफा दे दिया। पीटर मैंडेलसन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, हाउस ऑफ लॉर्ड से इस्तीफा दिया क्योंकि ईमेलों से एप्स्टीन से उनका लिंक सामने आया था। मॉर्गन मैक्सविनी, यूनाइटेड किंगडम, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ पद से हटे क्योंकि उन्होंने पीएम को मेडेल्सन की नियुक्त करने की सलाह दी थी, नाम नहीं आया था, सिर्फ सलाह दी थी पीटर को नियुक्त करने की, इस वजह से हट गए। ब्रैड कॉर्प, यूनाइटेड स्टेट्स, पॉल वेस्ला फर्म के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया क्योंकि एप्स्टीन के साथ व्यक्तिगत और व्यावसायिक संचार सामने आए थे। मिरोस्लाव लॉजक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद से इस्तीफा दिया क्योंकि एप्स्टीन के साथ महिलाओं और कूटनीति पर मैसेज सामने आए। ये लंबी चौड़ी फहरिस्त सुप्रिया ने। अभी देखिए, अभी ये खत्म नहीं हुई है लिस्ट, अब और देखिए। ये रुबिन स्टीन, स्वीडिश, यूएनएचसीआर के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया क्योंकि 2012 में एप्स्टीन के द्वीप पर जाने के सबूत मिले। जैक लैंग, पेरिस के वर्ल्ड इंस्टीट्यूट से हटे क्योंकि एप्स्टीन से वित्तीय संबंधों की जांच चल रही है। लंबी लिस्ट है, हटा दीजिए इस पूरी सूची को, अब हटा दीजिए, हटा दीजिए इसे। ये लंबी लिस्ट है संतोष भाई, पूरी दुनिया में इस्तीफे पे इस्तीफे हो रहे हैं और भारत में बेशर्मी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। हरदीप पुरी बकायदा कैमरे के सामने खिलखिलाते हैं, हंसते हैं। और यहां के एक एंकर की क्लिप मैं देख रहा था, कॉपीराइट का इश्यू नहीं होता तो मैं उस क्लिप को लगवा देता। मतलब सोचिए, अडानी साहब की इतनी महान एंकर हैं कि वो कह रही हैं अरे क्या हो गया, वो तो पावर ब्रोकर था। इस तरीके की भाषा, इस तरीके की बेशर्मी, इस तरीके की थितरई, इस तरीके की बेहयाई, इसके बाद भी कोई और शब्द बचा है क्या जिससे नवाजा जाए इन लोगों को? ये सोच तो भाजपाई सोच है, हाँ। पावर ब्रोकर, और इस तरह के व्यक्ति को भी आप पावर ब्रोकर कहते हैं। मेरा सवाल तो यही है कि भैया, हम्म। पावर ब्रोकर की जरूरत देश के हितों को साधने के लिए पड़ रही थी, क्योंकि हम्म। 144 करोड़ की आबादी वाले देश को अमेरिका साधना नहीं चाहेगा क्या? आपको साधने की जरूरत पड़ रही थी, क्यों? क्योंकि आपके व्यक्तिगत हित थे। ये सीधा हम्म। सीधा बताता हूं। डिप्लोमेसी इसी तरह से चलती है, क्योंकि आपके व्यक्तिगत हित थे, और इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति को, इस देश के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को, भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ये कहने की हिम्मत आ गई कि वो भारत के प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर। बर्बाद कर सकता है। ये इससे बड़ी भयानक बात कुछ नहीं हो सकती।
और कहते हैं ना कि जब हताशा में कई तरह की गड़बड़ियां होती है, राहुल गांधी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रेड डील पर जो सवाल उठा रहे हैं उस पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, सिक्योरिटी और डिफेंस को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं उस पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच सरकार ही नहीं, प्रधानमंत्री से भी गलती हो रही है। अब प्रधानमंत्री ने अपने एक नए कार्यालय का उद्घाटन किया शुक्रवार को, जिसका नाम उन्होंने रखा है सेवा तीर्थ। सही बात है। हाँ। अब मैं इस देश के करोड़ों सनातनियों से, साधु संतों से, मंदिर मठ के महंतों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि तीर्थ क्या होता है? हम्म। तीर्थ क्या होता है? तीर्थ वो जगह होती है स्वप्निल भाई जहां भगवान रहते हैं। हाँ। हम वाराणसी तीर्थ कह सकते हैं, हम केदारनाथ तीर्थ कह सकते हैं, उज्जैन हम्म। तीर्थ कह सकते हैं। आप ऊपर से हम्म। लेकर नीचे तक आ जाइए, आप जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी को कह लीजिए, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को कह लीजिए, आप नीचे आ हम्म। जाइए कुरुक्षेत्र में जो मंदिर है उनको कह लीजिए, जितने शक्तिपीठ है उनको कह लीजिए, जितने ज्योतिर्लिंग है इस देश में उनको कह लीजिए, ये तमाम जो है वो तीर्थ है। लेकिन हम्म। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपना जो नया कार्यालय बनाया है उसका नाम सेवा तीर्थ रखा है। क्या वहां पे भगवान बैठेंगे क्या? क्या नरेंद्र मोदी हम्म। भगवान बनना चाहते हैं क्या? इस देश के करोड़ों हम्म। सनातन प्रेमियों को यह सोचना होगा कि जिस व्यक्ति को हमने सेवक के रूप में चुना है, जो अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, उसने अपने कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रख दिया। क्या वो अपने आप को भगवान मान रहा है? और अब यही नहीं, तीर्थ यात्रा करके भविष्य आदमी वहीं जाएगा फिर। और भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा। लेकिन एक लाइन हाँ। में डाल देता हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय में जो बैठेगा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, वो देश का सेवक भी हो सकता है, देश को नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन जो भी व्यक्ति होगा प्रधानमंत्री बनेगा, वो व्यक्ति ही तो होगा। और काम करने वाले इंसान से गलतियां होंगी, कई सारी गलतियां होंगी। तो क्या ठीक एक है। इंसान के कार्यालय में, जिस कार्यालय में वो बैठेगा, उसको हम तीर्थ मानेंगे क्या? तीर्थ मानेंगे क्या? ये तो रहा हम्म। वर्तमान। अब भविष्य पे आ जाइए। बहुत सारे लोग योगी योगी कहते हैं। कल योगी ने कहा कि भैया हर व्यक्ति अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता। 2 अप्रैल 2024 को यही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद गोरखनाथ मंदिर में जाते हैं और उनका ऑफिशियल एक्स अकाउंट से उनके नाम के आगे जगत गुरु शंकराचार्य और पता 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 नहीं क्या क्या लिखा जाता है। एक भगवा वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति, जो कि राजनेता है, जो कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, जो सबसे बड़ा और वो दावेदार है, विधानसभा में वो ये ये बात कह बोल रहा है। हाँ, और वो ये कहे कि हर कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता। आपने ही शंकराचार्य की उपाधि दी थी, लेकिन एक भगवा वस्त्र पहना हुआ मठ का महंत राजनीति में आकर मुख्यमंत्री बनकर प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा रखने वाला व्यक्ति अब ये तय करना चाहता है कि कौन हिंदू धर्म का शंकराचार्य होगा, कौन महंत होगा, कौन जगत गुरु होगा, कौन आदि शंकराचार्य होगा। क्या अब योगी आदित्यनाथ राजनीति के साथ साथ धर्म में भी तय फैसला करना चाहते हैं कि उनके हम्म। मन माफिक? इस देश में साधुओं की एक परंपरा रही है स्वप्निल भाई। अच्छा, इन्होंने नहीं नहीं, राजाओं को इसमें राजाओं को साधुओं के आगे योगी ने जो झुकना पड़ा। बयान दिया, योगी ने जो बात बोली है विधानसभा में, उस पे हम चाह रहे थे अलग से चर्चा करना, लेकिन एक संक्षिप्त चर्चा यहां कर लेते हैं। योगी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति खुद को मुख्यमंत्री कह के नहीं घूम सकता, कोई भी व्यक्ति खुद को सपा अध्यक्ष कह के नहीं घूम सकता, तमाम बातें उन्होंने कही। और उन्होंने उसी लकड़ी से शंकराचार्य के पद को भी हाँकने का काम किया है। ये ये बार बार योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली दरबार अभी भी चुप है, और उधर शंकराचार्य जो है, हाँ। वो सनातन और शंकराचार्य का अपमान आपको फ्रंट पे दिख रहा होगा, हकीकत में कमजोर नरेंद्र मोदी को और कमजोर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। क्योंकि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जड़ क्या है स्वप्निल भाई? क्या है जड़? हम्म। 1980 में पार्टी का गठन होता है, 84 के इलेक्शन में 2 सीटें आती है, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा उदारवादी चेहरा पहला अध्यक्ष होता है। जब पार्टी का गठन होता है उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, सिकंदर बख्त, विजय राजे सिंधिया और कई नेताओं में बहस होती है। फिर वो रास्ता चुनते हैं गांधीवादी समाजवाद का। पार्टी बुरी तरह से हारती रहती है। आरएसएस को लगता है ऐसे तो सत्ता आएगी नहीं, और जब उनको लगता है सत्ता आएगी नहीं तो फिर वो राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, आडवाणी जैसे चेहरे को सामने करते हैं, कट्टर हिंदूवादी नेता की उनकी छवि बनाते हैं। लेकिन तब भी कामयाबी मिलती नजर नहीं आती तो फिर विश्व हिंदू परिषद को खड़ा किया जाता है, बजरंग दल को खड़ा किया जाता है, और इस देश के साधु संत समाज सन्यासियों को जोड़ा जाता है। जो भगवा वस्त्र पहना हुआ था, जो जिस मठ का महंत था, योगी आदित्यनाथ के जो गुरु थे, कोई भाजपाई थोड़ी थे वो स्वप्न भाई, हिंदू ठीक महासभा बात। से जुड़े हुए थे। लेकिन हिंदू उन महासभा सबको से।
उन सबको जोड़कर बीजेपी को सत्ता के मुहाने तक पहुंचाया गया और आज इस देश के उसी बीजेपी के इकोसिस्टम को और आरएसएस के इकोसिस्टम को योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि खबरदार, हर कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता, मैं तय करूंगा कौन शंकराचार्य है कौन नहीं। ये सीधे सीधे हम्म। मोदी और भागवत, बीजेपी और संघ का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको चुनौती दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि मोदी फंस गए हैं और मोदी को आज नहीं तो कल एपेस्टीन फाइल्स में इस्तीफा देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल एप्स्टीन फाइल पे इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो हमें किसी का इस्तीफा नजर नहीं आ रहा है। और हद की बात यह है कि इस पे खुलेआम बेशर्मी वो चल रही है। लगातार हरदीप पुरी के आप इंटरव्यूज देखिए, लगातार उनके बयान सुनिए, और लगातार ये भी देखिए कि इतनी बेशर्मी के बाद भी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अभी भी उंगली राहुल की तरफ उठाने की कोशिशें की जा रही हैं। भाई, राहुल का नाम नहीं है एप्स्टीन फाइल में, महामानव का ही नाम है। और संतोष भाई, मुझे लगता है कांग्रेस के भी अभी किसी नेता का नाम नहीं आया एप्स्टीन फाइल में, अभी तक तो नहीं है अगर जितना हमने। अगर अगर आया होता कांग्रेस का नेता तो छोड़िए स्वप्निल भाई, राहुल गांधी जब विदेश में पढ़ रहे थे, अगर उस टाइम कोई गुलदस्ता देने या किसी तरह का मेल या हाय हेलो वाला मेल आ गया होता, अच्छा छोड़िए राहुल गांधी तो छोड़िए, कांग्रेस के किसी ब्लॉक अध्यक्ष का, मंडल अध्यक्ष का, जिला अध्यक्ष का, या किसी मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, वो तो छोड़िए, प्रदेश अध्यक्ष तो छोड़िए, अगर किसी सामान्य से कार्यकर्ता का भी जिसकी फोटो राहुल गांधी के साथ होती, अगर उसके साथ कोई मेल आ गया होता, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही होती स्वप्निल भाई? दिन में 3 हाँ। बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती भाजपा के मुख्यालय में, संसद हाँ। सत्र को चलने नहीं दे रही होती, निशिकांत हाँ। दुबे एक अलग तरह का नोटिस ला चुके होते हैं संसद में, और भारतीय जनता पार्टी देश भर में अभियान चला रही होती, एक मैसेज टाइप किया जाता, सभी मुख्यमंत्रियों को कहा जाता कि सोशल मीडिया पे डालो, सभी डिप्टी सीएम को कहा जाता सोशल मीडिया पर डालो, और पूरे देश में हर राज्य में हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की एक योजना बना लेती, और फिर आपको अखबारों में और टेलीविजन की वेबसाइट पे खबर निकल के छपी हुई नजर आती कि कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ, उस नेता का नहीं जिसका नाम होता, राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का देशव्यापी राष्ट्रव्यापी पोल खोल अभियान, और देश के हमारे नोएडा के जो वीरांगनाएं और वीर जो बालक हैं, वो इस पर बड़े बड़े डिबेट शो कर रहे होते, देश को पेश दिया, देश के साथ गद्दारी, ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध, राहुल गांधी का नेता, और ये सब पता नहीं क्या कर रहे होते। आज हाँ। प्रधानमंत्री का नाम आ गया है, लेकिन किसी की नींद नहीं खुल रही। ठीक बात है। आज प्रधान, एक एक चीज और, ये प्रिविलेज मोशन लाने वाले थे, फिर निशिकांत दुबे अपना वो सब्सटेंसिव मोशन लेकर के आए। ये कहा जा रहा है कि ये और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें कोई कमेटी नहीं बनेगी, सीधे चर्चा के लिए चला जाएगा। और रिजिजू साहब ने भी कह दिया कि हम लाने वाले तो थे, लेकिन चूंकि वो प्राइवेट मेंबर हैं, वो लेकर के आ गए, और वो चूंकि भाजपा के ही हैं, इस वजह से सरकार ने अपना विचार छोड़ दिया प्रिविलेज मोशन लाने का। राहुल इतना खटक रहे हैं क्या कि अगले सत्र में वाकई में राहुल की सदस्यता चली जाएगी इस बार? ये अच्छा कि आपने पूछ लिया, ये राहुल हम्म। गांधी से डरकर एक बड़ा कंफ्यूजन है सरकार के अंदर। अब हम्म। ध्यान से मैं बताता हूँ, एक बार पूरे घटनाक्रम को बताता हूँ, क्योंकि बहुत गहराई से मैंने इसको कवर किया है। किरण हम्म। रिजिजू ऑन द रिकॉर्ड बयान देते हैं कि हाँ। प्रिविलेज मोशन वो राहुल गांधी के खिलाफ लेकर आए। हम्म। उसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर चलती है कि सरकार प्रिविलेज मोशन लेकर नहीं आई। हम्म। 2 गुट है सरकार में स्वप्निल भाई, तथ्यों हाँ। को देखिए। जिसकी हाँ। जिम्मेदारी है, जिसको आपने संसदीय कार्य मंत्री बना रखा है, वो गलती पर गलती कर रहा है। उसने कहा कि प्रिविलेज मोशन नोटिस लाएंगे, फिर उसको खंडन कैसे करे, मंत्री ने बोल दिया है। तो सूत्रों के हाँ। हवाले से खबर कहीं और से चलवाई जाती है हाँ। कि हम नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे मैं बता देता हूँ, किरण रिजिजू फिर फंसाने जा रहे हैं। प्रिविलेज मोशन अच्छा। का मतलब है उसमें सदन में चर्चा हो, और चर्चा होती, और चर्चा नहीं भी होती, कमेटी में भी जाते, राहुल गांधी को ऑन रिकॉर्ड जवाब देना पड़ता, और जब राहुल गांधी ऑन रिकॉर्ड जवाब देते, तो अमेरिका के न्याय विभाग के उस तमाम चीजों को ऑथेंटिकेट करके रख देते, जो कि संसद की कार्रवाई का हिस्सा बन जाता। हम्म। तो तुरंत इससे बैक हो गए, लेकिन कहने की हिम्मत तो थी नहीं भैया, क्योंकि मंत्री तो बोल चुके हैं लाएंगे। फिर निशिकांत हम्म। दुबे कहे कि मैं सब्सटेंटिव मोशन ला रहा हूं, उसमें एक बहुत बड़ी गलती है। अच्छा। देखिए 2 चीजें हैं उसमें, लाया तो इसलिए क्या है क्योंकि स्पीकर ये तय करेंगे कि कौन सी कमेटी को भेजना है, भेजना तो हाँ। पड़ेगा किसी न किसी कमेटी को, या कोई नई हाँ। कमेटी बनानी पड़ेगी। उसमें जो चर्चा होगी, वो उस तरह से कोई ना कोई रास्ता ये लोग निकालेंगे आगे के लिए। फिलहाल तो बचने के लिए रास्ता ढूंढिए, आगे कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में वो चीजें ना आ पाए।
लेकिन वहां निशिकांत दुबे से हड़बड़ी में गलती हुई। अच्छा। जो सदन में निशिकांत दुबे ने बोला कि भैया ये जॉर्ज सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन देश के खिलाफ, अर्बन नक्सल और पता पता नहीं कौन कौन से देशों की यात्रा के नाम लिए उन्होंने, इनकी संसद सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, वहां तक तो ठीक है कि भैया आपने हाँ। मोशन मूव कर दिया, लोकसभा स्पीकर तय करेंगे, फिर वो तय करेंगे कि कैसे चर्चा हो, कैसे इनकी सदस्यता जाए, वो संसद सदस्यता छीन लेना वो लोकसभा स्पीकर के हाथ में है, आप ये मान लीजिए। लेकिन जो अगली लाइन उन्होंने मांगी कि जीवन भर राहुल गांधी के बिल्कुल। चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, इस देश हम्म। की संसद किसी भी व्यक्ति पर जीवन भर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। हाँ। ये उन्होंने गलती कर दी है। अब इस टेक्निकल आधार पे मैं तो पता नहीं कांग्रेसी भी आजकल सोचते हैं कि नहीं सोचते, कई बार वो भी ब्लंडर कर जाते हैं। वो जो विश्वास नहीं वाला जो उन्होंने मोशन मूव किया, तारीख गलती लिख दी थी उन्होंने। ये तो सबसे बड़ा टेक्निकल ग्राउंड है जिस ग्राउंड पर आप इस मोशन को खारिज करवा सकते हो, क्योंकि इस देश की संसद को ये अधिकार नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के वो आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दे। अरे डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, चुनाव आयोग हम्म। है, हालांकि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त तो हम और आप जानते ही हैं, अच्छा, नहीं, लेकिन अगर वो भी। अगर मान लीजिए, मैं ये सोच भी रहा था, अगर मान लीजिए संसद सदस्यता चली ही जाती है, तो 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव होंगे, हाँ और बिल्कुल। 6 महीने तक राहुल इधर गदर काटेंगे, और 6 महीने बाद फिर उसी रायबरेली में जाएंगे, वहां पे फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। तो फिर फायदा क्या होगा, हासिल क्या होगा इससे? यही खेमा बीजेपी का एक खेमा जो है, कुछ नेताओं का खेमा, वो ये कह रहा है कि भैया इस तरह हम्म। के मोशन लाकर आप क्या करना चाहते हो। पहले आपने संसद सदस्यता से हटाया, दूसरी बार जब जीते, बाद में स्टे लगा, फिर से सांसद बन गए, दूसरी बार ज्यादा अच्छे से जीते। आप उनको हाँ। शहीद होने का मौका क्यों दे रहे हो। और ये स्थिति तब आती है जब आपका अपोनेंट पहली बॉल पर छक्का मार देता है, तो फिर आपको समझ में नहीं आता, तो कभी आप फुल टॉस मारते हो जिसपे वो फिर छक्का हम्म। मार देता है, या फिर आप व्हाइट बॉल हम्म। फेंकना शुरू कर देते हो। तो बीजेपी की हम्म। हालत यही हो गई है। और अभी सबसे ज्यादा राहुल गांधी के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है कि बीजेपी कई खेमों में बटी हुई है, और उस दिन से बटी हुई है स्वप्निल भाई, उस दिन से ज्यादा ये लड़ाई शुरू हो गई है जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के साथ चर्चा करते हुए, परीक्षा पर चर्चा करते हुए कह दिया कि भैया मुझे किसी नेता ने बधाई दी 75 वर्ष के हो गए, तो मैंने उनको कहा नहीं नहीं, मैं पीछे नहीं देखता, मेरे पास तो 25 वर्ष और है। 25 वर्ष यानी और। मोदी जी अड़ गए हैं कि वो 2047 में भारत को विकसित भारत बनाकर ही जाएंगे। और उनकी जो सेकंड इन कमांड है, वो अब इस संशय हाँ। में आ गई है कि भैया अब बात निकली तो मैं कह ही देता हूँ। मुगलों में हाँ। दो शासक जिन्होंने 50 हाँ। वर्ष के लगभग राज किया, दो शासक थे हम्म। जिन्होंने पचास हम्म। वर्ष के लगभग राज किया। पहले थे अकबर। तो अकबर के हम्म। राज करने की वजह ये थी कि शायद 12-13 साल की उम्र में वो शहंशाह बन गए थे, हाँ, चूंकि उनके पिता नहीं बचपन थे में। तो बैरम खां बाबा थे। तो उन्होंने हम्म। इस देश को एक सिस्टमिक ढांचा दिया, जमीन हम्म। की नपाई, लगान की व्यवस्था, ये सब अकबर के टाइम में हुआ। राजा टोडरमल, बीरबल, ये तमाम लोग थे, हम्म। ये सब उनके टाइम में हुआ। उस सिस्टम, उस 50 वर्ष में उन्होंने सिस्टम को मजबूत किया। लेकिन फिर हम्म। औरंगजेब भी हुए जिन्होंने 50 साल तक राज किया। अब वो इतनी उम्र तक राज किया उन्होंने कि उनके बच्चे बूढ़े हो गए, और वो इंतजार कर रहे थे कि कब ये जाएंगे तो हम शहंशाह बनेंगे। लेकिन उस इंतजार में क्या हुआ कि पूरा का पूरा मुगल एम्पायर अंदर से खोखला हो गया, षड्यंत्र होने लगे, और उसके बाद बहुत समय तक मुगल एम्पायर नहीं रह पाया। वो अंग्रेज आए और पूरी तरह से ढह गया, तहस नहस हो गया, खत्म। उससे पहले भी खत्म, विदेशी आक्रमणकारियों ने कर दिया था। बीजेपी की हालत अब यही होगी, उनको लग रहा है कि 25 साल तक यही रह जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। और ये आप 70 से ऊपर वाले नेता नहीं सोच रहे हैं, ये हाँ। 50, 55, 60, 65 वाले नेता भी सोच रहे हैं। क्योंकि भैया मोदी जी जैसा स्टेमिना किसके पास होगा कि आप एब्स्टीन फाइल में आपका नाम भी अठारह आ जाए और घंटे फिर भी आप बने रहो। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं जो संतोष भाई ने आज खुल करके आपके सामने रखी। अभी के लिए दीजिए इजाजत, और देखते जाइए, बेशर्मी का अमृत महोत्सव शायद मनाया जा रहा है देश में। हमें उम्मीद है हालांकि कि उसके बावजूद महामानव जागेंगे, उनकी आंखें खुलेंगी, और वो धीरे से पुरी जी के कान में कहेंगे कि रायता बहुत फैल गया है, चलो अब इंटरव्यू इंटरव्यू खेलना बंद करो, फिलहाल चुपचाप इस्तीफा लिख दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी भी जान आफत में आ गई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया संतोष भाई। नमस्कार।